नमस्कार। गांव घर में आपका स्वागत है। कार्यक्रम गांव घर, जहां हम आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोए उसके सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं, चाहे वो लाभान्वित योजनाओं की बात हो, तकनीकी या कानूनी सलाह। और आज के अंक में हम विशेष रूप से बात करेंगे स्वच्छ भारत स्वच्छ समाज के विषय से जुड़ी हुई एक विषय पर, जो है स्वच्छता अभियान। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, लेकिन उनसे परिचय कराएं और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले देखते हैं उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी और भारत को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया था। आज स्वच्छ भारत मिशन सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वच्छ भारत मिशन लोगों को एक ओर स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है, वहीं दूसरी ओर लोगों को स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न बना रहा है। लोग इस मिशन से प्रेरित हो रहे हैं और अपने गांव, मोहल्ले, शहर और राज्य को स्वच्छ बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। बिहार भी लगातार स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती प्रदान करने में लगा हुआ है। लोगों के जागरूक होने से स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में बिहार के शहरों की स्थिति पहले की तुलना में काफी सुधरी है। पटना को स्वच्छ रखने के लिए विजुअल क्लीनलीनेस पर भी ध्यान दिया जाता है। व्यावसायिक जगहों पर 2 बार सफाई कराई जाती है। पटना को 75 वार्ड और 375 सेक्टर्स में डिवाइड करके डोर टू डोर कचरा उठाया जाता है। निगरानी के लिए सभी गाड़ियों में GPS लगाए गए हैं और वह पूरी तरह से जियो फिक्स्ड भी रहता है। यह प्रयास काफी सफल रहा है। पटना नगर निगम मिशन टोटल सेग्रीगेशन लॉन्च किया गया है। इसके तहत कूड़े का सेग्रीगेशन तुरंत किया जाता है। इससे कचरे का निस्तारण और प्रोसेसिंग आसान होता है। साथ ही हवा को स्वच्छ रखने के लिए स्प्रिंकलर तैनात किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। पटना निगम द्वारा स्वच्छाग्नि नामक एक कोऑपरेटिव बनाया गया है। वे लगातार पटना को स्वच्छ बना रही हैं। जितना स्वच्छता अभियान मोदी जी चलाए हुए हैं, उस आधार पे सारा पटना जागरूक है, सारा पटना साफ सफाई में लगा हुआ है। और रह गया टॉयलेट के लिए, जिसे रोड पर है, घर में है टॉयलेट, तो महिलाओं के लिए टॉयलेट के लिए बहुत दिक्कत होता था। इधर महिलाओं छटपट करते रहता था, किधर जाए। लेकिन अब जो ये टॉयलेट बना दिए हैं मोदी जी स्वच्छता अभियान वाला, तो उस महिलाओं के बहुत राहत हो गया है। तो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि मशीनीकृत जो है सो क्लीनिंग हो। वो खुद गाड़ी चलाती हैं, उनके पास वो गाड़ी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है और मैनहोल का मैकेनाइज्ड क्लीनिंग उनके माध्यम से, वो UNFPA जो एजेंसी है, उनके कोलैबोरेशन से हम लोग ये काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में वर्ष 2014 से 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11 करोड़ 68, शहरी क्षेत्रों में 63,83,000, सामुदायिक एवं सार्वजनिक 6,36,000 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। बिहार में भी बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इन शौचालयों की साफ सफाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। पटना में इस कार्य को करने का बीड़ा स्वच्छाग्नि द्वारा उठाया गया है। आम नागरिक तो स्वच्छता मिशन से जागरूक हुए ही हैं, इसके साथ ही वे दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। पटना के स्थानीय नागरिक देवेंद्र कुमार बताते हैं कि उनके घर के पास कूड़े का ढेर लगा रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस अभियान की शुरुआत की, तब से वे काफी प्रभावित हुए हैं और स्वच्छता को लेकर समाज के बीच जागरूकता लाने के लिए सभी लोगों से संपर्क में रहते हैं। अभियान के अंतर्गत गाड़ियां भी स्वच्छता के लिए निकलना शुरू हो गई और उस गाड़ी में लोगों के जो जागृति की गई, तो लोग अपना कूड़ादान उसमें गाड़ी में फेंकते हैं और मैं समझता हूँ कि अभी कोई सफाई में दिक्कत नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन सरकार का बहुत बड़ा मिशन है। इसको लेकर सरकार बहुत से काम कर रही है। सुबह सुबह कचरा उठाने वाली गाड़ियां जो आसपास कचरा इकट्ठा नहीं होने देती, तो डोर टू डोर सोर्स से ही हम लोग कलेक्शन का ये है और काफी सफल वो पटना नगर निगम का प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेवारी नहीं है,
हमें समाज में फैली ऐसी मानसिकता को बदलना होगा। आज लोग सफाई के प्रति जागरूक हुए हैं। वह अपने आसपास स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। आइए अब ये चलते हैं, आपको आज के खास मेहमान से परिचय कराते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हैं कन्हैया कुमार जी, जो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं पटना नगर निगम में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है हमारा स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान एक ऐसा टर्म है जो आज सब कोई जानता है, सब कोई समझता है, लेकिन क्या पैमाने हैं उसके और क्यों इतना ज़रूरी आज ये हो गया है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सभी श्रोताओं को सबसे पहले मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि ये जो है काफ़ी कॉमन टर्म है जी, लेकिन जो है इसकी क्या जो है अहमियत है आम जीवन में, तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भारत स्वच्छता मिशन का शुरुआत किया गया और आज हम लोग 11वें वर्ष में हैं। लेकिन इसके जो मायने हैं वो टाइम के साथ काफ़ी बदलता जा रहा है, इसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। और आज जो हम लोग जिस परिवेश में हैं वो जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 चल रही है जी। उसमें जो सबसे अहम बात है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, व्यवहार स्वच्छता। तो अब हम लोगों को जो स्वच्छता है वो अपने व्यवहार में भी लाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक सरकारी मुहिम बनकर नहीं रहना चाहिए, लोगों को एकदम आत्मसात कर लेना है कि स्वच्छता क्या है और कैसे इससे हमारे जो है शहर को, हमारे घर को, हमारे सोसाइटी को इससे बेनिफिट मिल सकता है। जी, अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो स्वच्छता अभियान को हम दो पार्ट्स में अगर बात कर लें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के चैलेंजेस डेफिनेटली अलग अलग हैं। अगर मोटे तौर पे अगर हम बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चैलेंजेस है और शहरी क्षेत्रों के क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जो है अपने आप में अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्र की अपनी अलग समस्या है और शहरी क्षेत्र की अपनी अलग समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी राष्ट्रीय लोहिया स्वच्छता मिशन की शुरुआत हुई है जी, और वहाँ पे अभी जो स्वच्छता का अभियान है वो एक नेसेंट स्टेज में है। लेकिन जो है लोग पहले से गाँव में, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल से भी लोग अपने घरों में जो है पर्व त्यौहार में गाँव में सफाई किया करते थे। लेकिन चूंकि अब जो गांव का स्वरूप है वो भी शहर के जैसा ही होता जा रहा है, तो अगर हम प्रमुख जो है चैलेंजेस की बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की कमी है वहाँ पे। और चूँकि मैंने बताया कि नेसेंट स्टेज में है तो वहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं उनका भी जो है एक तरह से व्यवस्थित रूप वहाँ पे नहीं अभी देखने को मिल रहा है, या अभी शुरुआत हुई है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि बिल्कुल व्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपके मशीनरी हो गए, मैकेनाइजेशन हो गया, इन सब की अभी वहाँ पे कमी है। और अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 2014 से ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हो गई है। उसके बाद काफ़ी परिवर्तन जो है आया है यहाँ पे, और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे आप पटना में ही देखेंगे तो करीब हमारे पास यहाँ पे 1500 गाड़ियाँ हैं जी, और 375 गाड़ियाँ तो डोर टू डोर व्हीकल में लगी हुई हैं। यहाँ पे टोटल 75 वार्ड हैं, तो इसमें हर वार्ड में 5 डेडिकेटेड डोर टू डोर व्हीकल्स हैं। लेकिन इनके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना भी एक जिम्मेदारी होती है जी। और इनके साथ ही एक बड़ा चैलेंज शहरी क्षेत्र में है कि लोगों का जो व्यवहार है वो अभी भी ऐसा है, उनको लगता है कि हमारे इंडिविजुअल जो है स्वभाव से या व्यवहार से जो है कुछ नहीं होता है। वो जैसे सड़क पे चल रहे हैं तो कोई पॉलीथीन फेंक देते हैं या घर से कचरा बाहर फेंक देते हैं, उनको लगता है कि चलिए हम तो एक पर्सन है, हमने फेंका, ये सफाई हो जाएगा। लेकिन जब आप क्यूमुलेटिव रूप से देखेंगे, अगर इतने लाखों लोग अगर छोटा छोटा कचरा को ही सड़क पे फेंकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव रूप से जोड़ जोड़ के वो जो कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बन जाना, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो जो बिहेवियरल जो चैलेंज है लोगों की, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इनके अलावा हम लोगों का कुछ जैसे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है वो अभी भी कुछ जगहों पे हम लोगों का बन रहा है, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक सीमलेस इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी। पटना में कहीं भी कुछ, पटना नगर निगम की ही मैं बात करूं तो अभी ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास और उसका अच्छा व्यवस्था है,
लेकिन कुछ ऐसे आइसोलेटेड प्लेसेस हैं या स्लम एरिया है जहाँ पे अभी हम लोग और हमें और वर्क करना है। इसके बाद जो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है सबकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो एक जगह से कहीं भी सेंटर ऑफ द जो सिटी है वहाँ से कोई भी अगर मान लीजिए कि रेन वाटर होता है या ड्रेन वाटर होता है वो कनेक्ट होकर के जाएगा। इनके अलावा फिर हमें एक मेजर चैलेंज है हमारे पास इनका रिमेडिएशन करना। इसके लिए जो है नमामि गंगे भारत मिशन के तहत प्रोजेक्ट के तहत STP प्लांट बनाए जा रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। ये जितने भी ड्रेन से जो भी या ड्रेनेज सिस्टम से जो भी गंदा या डर्टी वाटर आएगा उसको हम लोग ट्रीट करके ही उसको गंगा में भेज रहे हैं। अभी भी ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें इस चैलेंजेस को हमें और अच्छे ढंग से ओवरकम करना है और आगे चल के एक ऐसा व्यवस्था सस्टेनेबल जो है व्यवस्था पटना नगर निगम का क्रिएट हो जाना है कि यहाँ पे किसी भी तरह का अगर चैलेंजेज हो तो उसको हम लोग जो है टैकल कर सकें। जी सही कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो समझ में आती है कन्हैया जी, लेकिन जहाँ हमारी आदतों की बात होती है, छोटी छोटी आदतों से जो है वो परेशानियाँ बढ़ती हैं। जैसा कि कन्हैया जी ने भी कहा कि राई से पहाड़ जो वो क्रिएट हो जाता है। जब हम अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार करेंगे, कहीं भी खा के पॉलीथीन्स का फेंक देना या पॉलीथीन का रीयूज़ की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कचरों को बढ़ाता है और हमारी आदत जो है वो परेशानियों को न्योता देती है। अगर हमारा शहर साफ़ सुथरा रहता है तो इसके प्रति हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जाए तो खुले में शौच या शहरी क्षेत्रों में आउटस्कर्ट्स में भी खुले में शौच एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में रहा है स्वच्छता मिशन में। आपका क्या मानना है इस विषय में? नहीं, देखिए ऐसे तो हम लोग ODF फ्री स्टेट घोषित हो चुके हैं जी, और जो है शहरी क्षेत्र में तो काफ़ी व्यवस्था भी है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है मुझे लगता है कि कुछ चैलेंजेज हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं मानता हूँ कि चूँकि शौचालय बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है ग्रांट दिया जा रहा है, शहरी क्षेत्र में भी दिया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी दिया जा रहा है और ये चूँकि एक प्रेस्टीज से भी रिलेटेड इशू है। बिल्कुल। तो अगर ऐसे जो है हर घरों में जो है तकरीबन शौचालय है ही है, फिर भी अगर किन्हीं को अगर ऐसा लगता है अगर किन्हीं कारणों से कहीं कुछ कमी है तो मुझे लगता है कि उसको जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। सरकार हर तरफ से सक्षम है। आप जो भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं वो अपना सरकार का अनुदान प्राप्त करें और शौचालय बनाएं। ये सम्मान का भी विषय है। हमारे घर की दीदी, हमारे घर की बहन जो है वो अब वो समय नहीं रह गया है कि बाहर जो है वो शौच करने जाए। अगर ऐसा कोई केस है तो मैं इस माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द सरकार की जो सुविधा है उसको अवेल करें और अपने घर में शौचालय बनाएं। और खुले में शौच तो चूँकि हम लोग ODF जो है फ्री जो है स्टेट हो चुके हैं जी, तो इस मर्यादा को जरूर जो है इसका मान रखें। जी, हम ODF फ्री स्टेट घोषित हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर आपको लगता है कि कहीं चूक हो रही है तो सरकार का अनुदान आपके लिए है। इस योजना का जो है आप लाभ उठाइए। शहरी क्षेत्रों में या कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गीला और जो ठोस कचरा है उसको लेके काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। अभी भी आदतवश लोग एक ही जगह करते हैं और ये इसका कितना नुकसान हो सकता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से या साफ़ सफाई के दृष्टिकोण में, ये कितनी बड़ी बाधा है? मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैम ने आपने बोला है गीला और सूखा कचरा जो अलग अलग लोग नहीं देते हैं या हम लोग अलग नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेज है। जी, कहते हैं कि अगर आप गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग देते हैं तो वो गोल्ड होता है, सोने के बराबर होता है, लेकिन अगर आप एक साथ देते हैं तो वो कचरा होता है और उस कचरे से जो है बहुत इन्वायरमेंटल समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। अगर आप गीले कचरे को अलग देते हैं तो उससे ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाया जा सकता है और ऑर्गेनिक कंपोस्ट से आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें पैदा होती हैं वो कितनी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती हैं जी। और अगर आप गीले कचरे और ऐसे ही अगर आप ड्राई वेस्ट को अलग करके देते हैं तो उनसे जो है हम रिसाइकल करके जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि फिर से यूज हो सकती है। कई जगहों तो रिसाइकल वाली मटेरियल से ऐसे आकर्षक चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे मैं साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गया था तो वहाँ पे उन्होंने जो है वेस्ट मटेरियल से जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बना रखा है और लोग उसको देखने जाते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी शहरवासी हैं, चाहे भारत के या बिहार के किसी भी शहर को, आप अपने कचरे को अलग अलग करके पृथक करके दें। इससे क्या होगा कि जो कचरे का एक पहाड़ बन रहा है
कहीं भी आप देखेंगे हमारे बेरिया में भी काफ़ी कचरा डंप होता जा रहा है। वो इसी कारण से है कि जब मिक्स्ड कचरा जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, तो सबसे बड़ा जो है चैलेंज खड़ा हो जाता है। अगर अलग अलग करके देंगे तो उससे हम लोग जो है उनको रिसाइकल कर पाएंगे, जो वेट वेस्ट है उससे हम लोग फर्टिलाइज़र बना पाएंगे। इवन नॉट डैट, इवन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी हम लोग लगा सकते हैं अगर हमें अलग अलग कचरा दिया जाए। तो उससे जो हम लोग ट्रेडिशनल एनर्जी जो ले रहे हैं, बिजली का जो उत्पादन हो रहा है, तो दिल्ली में मैं देख रहा था कि एक प्लांट बन रहा था वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। आप सोचिए कि वेस्ट से एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को आप कंज्यूम करेंगे। इवन जो एनवायरमेंटल जो हैजार्ड्स की बात है, जहाँ पे कचरे का डंप होता जाता है कई सालों से, वर्षों से, तो वहाँ के आसपास की जो सॉइल है वो भी कंटामिनेट हो जाती है। वहाँ से कई सारे ऐसे मटेरियल जो लिक्विड हैं वो वहाँ से जिनका रिसाव होता है, जो आसपास के जो लैंड हैं, जो सेटलमेंट है, उनको काफ़ी निगेटिवली अफेक्ट करता है। उनके हेल्थ को इफेक्ट करता है, उनके ज़मीन को इफेक्ट करता है। वो जो पानी पीते हैं उसमें वो जो डेट्रीमेंटल हानिकारक चीज़ें हैं जो वेस्ट में जमा हो रही थी वहाँ पे वो जाती हैं। इसके साथ ही वहाँ के आसपास के जो वातावरण है, आबो हवा है, वो खराब हो जाती है। बिल्कुल, जो बीमारियां हैं मच्छरों से रिलेटेड, कीड़ों से रिलेटेड, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से होती है। जो गंदगी आदतवश, हम सिर्फ कन्हैया जी की आदतवश लोगों की ये आदत बनी हुई है कि गीला और सूखा कचरा एक ही में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आने वाले समय के लिए बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इफेक्ट क्रिएट करेगा। आपका क्या मानना है कि पर्यावरण को लॉन्ग लास्टिंग कितना इफेक्ट हो सकता है, खास करके जो कचरा का निष्पादन हम करते हैं, इसमें पॉलीथीन्स का यूज़ है, इस तरह की चीज़ों का यूज़ है, ये लॉन्ग टर्म में कितना जो है हानिकारक होगा? मैम, लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा जो है हानिकारक होगा, क्योंकि इससे न केवल वातावरण को असर पड़ेगा, इसका सोशल इफेक्ट भी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली गया था तो ओखला एरिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज का डंप था। तो आसपास के एरिया में वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि लोग यहाँ पे अपने बेटियों का शादी नहीं करना चाहते हैं कि ऐसे हम गंदे जगह में आसपास अगर हम शादी करेंगे, जो हमारी बेटी है वो बीमार हो जाएगी, उनके बच्चे बीमार हो जाएंगे। इवन जेनेटिक इफेक्ट्स भी उसके होने लगते हैं। जैसे आप अगर ऐसे वातावरण में रहते हैं, प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, तो काफ़ी आपको हेल्थ इफ़ेक्ट होता है, मेंटल इफ़ेक्ट होता है, सोशल इफ़ेक्ट होता है। और जैसा मैंने बताया कि कई सारे लोग उस एरिया में मैरिज करने से भी बोल रहे थे कि इस एरिया में लोग शादी करने से हेजिटेट कर रहे हैं कि वहाँ पे हम कैसे अपनी बच्ची का शादी करेंगे, वहाँ तो बहुत ख़राब है। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। कहीं भी कचरे का अंबार लग जाना, वहाँ की जो आपकी ज़मीन है वो भी एक तरह से यूज़ नहीं हो पा रही है। वहाँ पे आसपास जो वहाँ की क्रॉप है वो ख़राब हो जाएंगी। क्रॉप जो ख़राब पैदावार होगी उसको खा के लोगों का हेल्थ ख़राब हो जाएगा, उसके कारण लोगों की इकोनॉमी भी ख़राब हो सकती है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप मानते हैं कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी समृद्ध रहेंगे। बिल्कुल, और स्वच्छ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो समृद्ध रहेंगे। जन सहयोग के साथ इस मिशन को सफल बनाने में पटना नगर निगम की जो मुहिम है उसे सफल बनाने में आइए हम और आप मिलकर साथ देते हैं। कन्हैया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी से बातचीत के बाद आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, घरेलू नुस्खे। हमारे घर में, हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो चीज़ें यूं ही रखी रह जाती हैं क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं जानते। इन चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आइए इन्हें जानते हैं घरेलू नुस्खे में। हम लोग मसाले के तौर पे कम इस्तेमाल है, लेकिन अक्सर हम लोग अलग अलग व्यंजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं खसखस, पॉपी का सीड, पोस्ता दाना के तौर पे हम लोग इसको बोलते हैं। इसका इस्तेमाल अलग बहुत सारी चीज़ें, यानी खीर वीर जो बनती है उसमें भी इस्तेमाल होता है, कुछ फिशेज़ वगैरह बनती है उसमें भी यूज़ करते हैं। ऐसे इसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस से, खास के उन लोगों को जो बहुत दिनों से खांसी रह रही हो, सूखी खांसी और गला बार बार फंस जा रहा हो, उनको हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि इसके जो सीड्स हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं इसके सीड्स। और एक बात हम पहले बताते हैं कि इससे नशा नहीं होता है, इसलिए इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल, खास के किचन में भी यूज़ है, ये अलाउड है। तो इसके जो सीड्स हैं इसको थोड़ा थोड़ा लेके, एक पिंच से थोड़ा कम लेके, इसको दांतों के तले दबा के और बहुत देर तक मुंह में इसको रहने दिया जाए, ताकि गले के खराश के लिए जो भी हम लोग दवा इस्तेमाल करते हैं उसको ज़रूरी होता है कि देर तक हमारे बक्कल कैविटी में रहे वो। तो इसको छोटे से जैसे बैग्स टाइप के जो आते हैं
इसके पेपर के या फिर आपको प्लास्टिक से उसमें लेके रख लें और थोड़ी थोड़ी देर पे इसको मुंह में डाल के हल्का सा चबाएं, निगले नहीं, इसको पानी नहीं पीना है इसके बाद। तो ये खास के क्रॉनिक जो ड्राई कफ है उसके लिए बहुत इस्तेमाल है। और ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया की केसेस होते हैं कि नींद नहीं आती है और देखिएगा कि दवाई लेने के बाद भी वो रात में बार बार उठ जाते हैं, कभी कभी तो रात भर नहीं सोते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या समाज में है जो लोगों को नहीं आते। ड्राइविंग के पेशे में जो लोग हैं, जो नाइट शिफ्ट में जिनको काम करना पड़ता है, तो उनको चाहिए कि आंवला के मुरब्बा के साथ इसका इस्तेमाल करें। घरेलू नुस्खे के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, योगासन आपके लिए। योग केवल कसरत या व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन को स्वस्थ तरीके से जीने की जीवन शैली है। तो आइए जीवन को कैसे स्वस्थ रखते हैं, देखते हैं योगासन आपके लिए। योगा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आज के जीवन में। ये आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में योग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कुछ आसन मैं आपको आज बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर को बहुत स्ट्रांग रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल रख सकते हैं अपने शरीर को, और मेंटल रिलैक्सेशन हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा रख सकते हैं अपने घर में रहकर। दंड्यामना विपकटपदा पश्चिमोत्तानासन। चलिए तो इस आसन की प्रक्रिया को जानते हैं। अपने दोनों पैर को बीच में गैप रखेंगे, दोनों पैर को वाइड ले जाएंगे, दोनों पैर के बीच में गैप। ध्यान देंगे अपने पैर के अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखेंगे सामने की ओर, एकदम सामने की ओर। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पर ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करेंगे। नीचे जाते वक्त अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ध्यान देंगे सांस छोड़ते हुए सामने देखते हुए एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए डाउन। अपने दोनों एंकल को पकड़ेंगे पहले, फिर कोशिश करेंगे 5 से 10 सेकंड पहले इस आसन में होल्ड करने के बाद कोशिश करेंगे कि अपने एल्बो यानी केहूनी को घुटने में सटाने की कोशिश करेंगे और अपने पूरे बॉडी को नीचे की ओर पुश करेंगे। इस आसन में सबसे ज्यादा जरूरी बात का आपको ख्याल रखना है कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपका घुटना हल्का सा भी बेंड ना हो, क्योंकि ये आपके हैमस्ट्रिंग के लिए ही है। जिन्हें भी साइटिका का प्रॉब्लम होता है वो ये आसन करेंगे, उनको बहुत हद तक रिलीफ महसूस होगा, बहुत हद तक इस आसन में साइटिका से आसानी होगा करने में। धीरे धीरे ये आपके कमर को भी फ्री करता है। हिप जॉइंट्स जिनका लॉक रहता है, बहुत ज़्यादा कमर कड़ा होता है, उसको भी फ्री करता है ये। इस आसन को इनिशियल स्टेज पर आप 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे घुटने को सीधा रखते हुए, फिर वापस आ जाएंगे लंबी सांस लेते हुए, हाथों को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउन। योगासन आपके लिए। इसके बाद अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में और आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में, और यहाँ हम आपको दिखाएंगे पावरिया गीत। आइए देखते हैं और सुनते हैं पावरिया गीत।
गांव घर के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में एक ऐसे ही खास विषय के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।